नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज़ चला रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूं। और इस चैप्टर नंबर 6 क्लास की ज्योग्राफी में देखेंगे पृथ्वी की गतियां हैं दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 3 आज चैप्टर लेकर के आया हूं। इसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी में गति है। और दोस्तों, पृथ्वी की गति दो प्रकार से गति करती है पृथ्वी। तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी में जो दो प्रकार की गति है, कौन कौन सी वो दो प्रकार की गति है, और उस गति से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, और वो हम कैसे महसूस करते हैं, वो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ। और विशेष करके उन छात्रों के लिए ये एनसीईआरटी की बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी एग्जाम में दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी दो प्रकार से गति कर रही है। एक है दोस्तों घूर्णन। ठीक है दोस्तों, पहली गति जो पृथ्वी की गति है, उसमें पृथ्वी की पहली गति है दोस्तों घूर्णन, और दूसरी गति है दोस्तों परिक्रमण। अब ये घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं भी इस पूरे लाइन को कंप्लीट करने के बाद अच्छे से बताता हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है दोस्तों घूर्णन कहलाता है। कहाँ पर दोस्तों, जब अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी तो उसे घूर्णन कहते हैं। अब सबसे पहले इसको समझो दोस्तों, घूर्णन को, जो अपने अक्ष पर घूम रही है। तो जिस प्रकार लट्टू होता है, लट्टू में एक कील लगी होती है और उस कील के सहारे लट्टू जिस तरीके से घूमती है दोस्तों, तो वो जो लट्टू में कील लगा होता है वो अक्ष के रूप में दर्शाता है दोस्तों पृथ्वी को। और लट्टू पूरा घूमता रहता है दोस्तों। तो अपने स्थान पर एक बिंदु पर घूमना घूर्णन कहलाता है दोस्तों। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं दोस्तों। तो कहाँ पे ये परिक्रमण हो रहा है दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो देखो दोस्तों, दो तरीके की गति है पृथ्वी की, दोनों गति यहाँ पे समझ में आ गई, दोनों गति यहाँ पे मिलती है। पहली गति घूर्णन, जो एक बिंदु पर घूम रही है, जिस तरीके से लट्टू हमारा घूमता है, जो अपने अक्ष पर घूम रही है दोस्तों, उसको घूर्णन कहते हैं। और दूसरा जो पृथ्वी की गति है वो है परिक्रमण दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, आप किसी मंदिर में जाते हो या कहीं और जाते हो, या आप इस तरीके से समझें कि आप किसी एक दोस्त को, अपने दोस्त को एक जगह पर खड़ा कर लीजिए और उसके चारों तरफ आप चक्कर लगाइए। तो जिस तरीके से आप अपने दोस्त के चारों तरफ घूम करके चक्कर लगाते हैं, उस तरीके की पृथ्वी को की जो गति है, उस गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसा कि आपको मैं बताया कि आप अपने दोस्त को खड़ा कर लो, ठीक दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से सूर्य अपने जगह पर स्थित है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, वो गति परिक्रमण कहलाती है दोस्तों। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक दोस्तों, ये तो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया हूँ कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। तो देखो दोस्तों, जब पृथ्वी अपने सतह पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, इससे ये एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि पृथ्वी जो है 23.5 अंश पर झुकी है, तभी वो जो है 66.5 अंश का कोण बना रही है। तो यानी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है दोस्तों, और ये पृथ्वी 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय सतह कहा जाता है, कक्षीय समतल कहा जाता है, जो कक्ष द्वारा सतह बनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो ये तो आपने दोस्तों एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 के पहले चैप्टर में देख लिया कि पृथ्वी जो है दोस्तों वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करती है और वहीं से ऊष्मा प्राप्त करती है।
पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से जैसे आप एक बॉल लीजिए और बॉल पर जब आप टार्च मारते हो, टार्च जलाते हो बॉल पर, तो उसके पूरे बॉल पर सूर्य का टॉर्च की रोशनी नहीं पड़ती, क्योंकि जो सामने से दिख रहा होगा उस बॉल का भाग, उसी पे जो है दोस्तों टॉर्च की रोशनी पड़ेगी, पीछे वाले भाग पर अंधेरा रहेगा। पृथ्वी भी कुछ इसी तरीके से है कि आधे आधे बॉल पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। ये ऐसी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, तो दोस्तों जिस भाग में सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है उस भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य के दूर होता है वहाँ रात होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी के जिस क्षेत्र पर जो है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ रात होगी, और जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहाँ पे दिन होगा। ग्लोब पर यह प्रवृत्ति जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति कहते हैं। उसे प्रदीप्ति वृत्ति कहा जाता है दोस्तों। तो जो दिन और रात की स्थिति को दर्शाता है ग्लोब पर, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अभी मैं दोस्तों आपको प्रदीप्ति वृत्त भी अच्छे से दिखाता हूं, जो एनसीईआरटी की इस बुक में दिया हुआ है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ चित्र भी, और चित्र के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये प्रदीप्ति वृत्त है। यह सूर्य है दोस्तों। सूर्य की जो रोशनी आ रही है, सूर्य की किरण जो आ रही है दोस्तों, ये पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ रही है, ना कि पूरी पृथ्वी पर। तो आधे भाग पर पड़ने के कारण दोस्तों यहाँ पे सामने वाले भाग में उजाला है, यहाँ पे दिन है, और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है दोस्तों वहाँ पर अंधेरा है। तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, जहाँ पर अंधेरा है दोस्तों, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, और प्रदीप्ति वृत्त का निर्माण करता है। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। घूर्ण के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो पृथ्वी का घूर्णन का समय होता है, पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन। जो लट्टू के समान घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, और घूर्णन जो पृथ्वी घूर्णन करती है अपने स्थान पर दोस्तों, उसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। जब पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है तो उसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है दोस्तों। यह पृथ्वी की दैनिक गति है बिल्कुल, क्योंकि एक दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये देखो एक सीधी रेखा है पृथ्वी की, ये जो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव दोस्तों। और अगर हम इस पे पृथ्वी का कक्षीय समतल अगर हम बनाएं यहाँ से, और बीचों बीच से यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाएं दोस्तों, तो पृथ्वी हमारी देखो दोस्तों 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश झुकी होने के कारण पृथ्वी 66 अंश का कोण बनाती है दोस्तों। तो इस तरीके से पृथ्वी जो है झुकी हुई है, और इस तरीके से पृथ्वी 66 अंश का कोण बनाती है, और 23.5 अंश पर पृथ्वी झुकी हुई दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु और क्या मिलते हैं हमें। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, ये प्रश्न बनता है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी लगातार एक जगह पर पड़ेगी तो वहाँ पर लगातार दिन का समय बना रहेगा, और वहाँ पर हमेशा गर्मी बनी रहेगी। और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी दोस्तों, वहाँ पे अंधेरा रहेगा, और वहाँ पर गर्मी नहीं होगी, यानी वहाँ पे ठंड महसूस होगा। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी हैं कि दोस्तों पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए सभी चीज़ पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी है।
आगे देखते हैं पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे दोस्तों परिक्रमण कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जो दूसरी गति है पृथ्वी की, पृथ्वी का एक वर्ष यानी 365 1/4 यानी 300 अब इसको अगर हम घंटे में बांट दें दोस्तों, देखो यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ 365 दिन और 6 घंटे। तो जो है एक वर्ष में कितने हो रहा है दोस्तों, 165 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी 365 दिन और 6 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मानते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग 365 दिन का मानते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष 366 दिन का मानते हैं। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब ये हम प्रत्येक वर्ष 6 घंटे जुड़ता जाता है इसमें, तो 6 वर्ष अगर हम लगातार 4 बार जोड़ते हैं दोस्तों तो ये 24 बन जाता है और ये 24 घंटे बन करके एक दिन का निर्माण करता है। तो चौथे साल दोस्तों, चौथे वर्ष जो है ये 365 से 366 दिन बन जाता है। तो हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं तो जब चौथे वर्ष हम इसको जोड़ते हैं तो ये दोस्तों 366 दिन का हो जाता है। तो अचानक ये लगता है कि 366 दिन कैसे बन गया। आगे देखते हैं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, प्रत्येक वर्ष 6 घंटे जो हमारे बचते हैं, जिसको मैं नहीं जोड़ता हूं या जिसको हम आप नहीं जोड़ते हैं, वो 4 वर्ष के मिला करके 24 घंटे और ये 24 घंटे एक दिन के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये भी पता चल जा रहा है आपको कि जो फरवरी प्रत्येक वर्ष 28 का होता है और चौथे वर्ष 29 का क्यों हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो देखो दोस्तों, लीप वर्ष किसे कहा जा रहा है, जो 366 दिन का होता है। 366 दिन का जो वर्ष होगा उसे लीप वर्ष कहा जाएगा। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। दोस्तों, पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पर के पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है 2 बार कि पृथ्वी किस आकार में घूम रही है, तो दीर्घ वृत्ताकार आकार में। दोस्तों ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण होता है कि पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। दोस्तों उसके झुकाव का जो दिशा है वो बदलता नहीं, वो निर्धारित है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पता चलता है कि जो पृथ्वी का झुकाव है और पृथ्वी की जो चारों ओर पृथ्वी की स्थिति है और उसका झुकाव हो, इसी वजह से इसमें ये मौसम बदलते रहते हैं। तो चलो मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, बताता हूँ कि इसमें कैसे कैसे मौसम बदलते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप इस इमेज को अच्छे से देखो। इस इमेज में आपको बीच में सूर्य दिख रहा है और उसके चारों तरफ आपको पृथ्वी की गति दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये पृथ्वी की गति दिखाई गई है यहाँ पे और बीच में सूर्य है। दोस्तों तो अगर हम चाहे यहाँ से स्टार्ट करें दोस्तों या यहाँ से स्टार्ट करें, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो ये स्थिति बनती है दोस्तों कब की, दक्षिणायन की जो 22 दिसंबर के समय बनता है। दोस्तों तो अगर आप इसको तारीख नहीं याद करते हैं दोस्तों, तो आप सिर्फ 22 दिसंबर का महीना याद करो कि दिसंबर में होता है। अब इसको सबसे पहले समझते हैं। ऊपर पृथ्वी के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों, और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। बिल्कुल, ये तो दोस्तों आपको पता ही है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी को देखो दोस्तों, अगर यहाँ से पृथ्वी को आधे 2 भागों में बांट दिया जाए
तो इधर से सूर्य की रोशनी सीधी पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ रही है और इस क्षेत्र पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही दोस्तों। तो जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है उस क्षेत्र में उजाला है और जहाँ पे नहीं पड़ रही वहाँ पे अंधेरा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रदीप्त वृत्त का निर्माण हो रहा है। अच्छा दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी सीधी पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ रही है तो आप देखो यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर तो सीधी पड़ रही है सूर्य की रोशनी दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों। अब दोस्तों उत्तरी ध्रुव को देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है। हम ध्रुव की बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं ध्रुव की बात कर रहा हूँ, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो उत्तरी गोलार्ध के साथ उत्तरी ध्रुव को आप ध्यान से देखेंगे पहले, क्योंकि अगर आप देखो ये जो उत्तरी गोलार्ध का ये जो सबसे ऊपरी गोला है दोस्तों, उसके साथ आप उत्तरी ध्रुव को देखो, यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है। तो आप बताइए कि जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे गर्मी होगी या जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही वहाँ पे गर्मी होगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर सूर्य की रोशनी दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, पहुंच रही है, तो गर्मी दक्षिणी गोलार्ध में होगी दोस्तों। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि जो 22 दिसंबर का समय होता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का समय होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। अब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 22 दिसंबर को इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मौसम कैसा होगा, शरद का मौसम और शीत का मौसम होगा, यानी यहाँ पे ठंड पड़ेगी दोस्तों। इसलिए 22 दिसंबर के समय दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहती है और उत्तरी गोलार्ध में जो भारत देश है वहाँ पे दोस्तों ठंडी का माहौल या ठंडी का मौसम बना रहता है। इसलिए आपने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब हमारे यहाँ ठंडियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय यही त्यौहार मनाया जाता है, जो कि दोस्तों एक ही तारीख और एक ही समय पर मनाया जाता है। लेकिन उस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी हमारी इस तरीके से झुकी है और पृथ्वी गति करते हुए दोस्तों आगे जा रही है। और दोस्तों 21 मार्च को पृथ्वी ठीक विषुवत रेखा पर पहुंची दोस्तों। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, क्योंकि ये ठीक देखो पृथ्वी ठीक आमने और सामने है, आमने सामने है दोनों पृथ्वी। तो पृथ्वी 22 मार्च को यहाँ पहुंची। अब 22 मार्च को जब दोस्तों यहाँ पर पहुंची तो आप देखो कि पृथ्वी के बराबर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा सभी पर सूर्य की रोशनी दोस्तों बराबर पड़ रही है। और यहाँ पे अगर वही देखो आप तो ये विषुवत रेखा पर तो पड़ रही है सूर्य की रोशनी, लेकिन नीचे मकर रेखा पर ज़्यादा पड़ रही है और कर्क रेखा पर दोस्तों कम पड़ रही है सूर्य की रोशनी। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो आप सूर्य की रोशनी सीधे विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाओं पर सीधी चमक रही है, क्योंकि अभी सूर्य जो है बीचों बीच में स्थित है और कर्क रेखा विषुवत रेखा पर है दोस्तों। तो जब यहाँ पर दोस्तों ठंड का मौसम था और ठंड का मौसम अब धीरे धीरे दूर हो रहा था, तो दोस्तों मौसम आ रहा था बसंत का। ठीक दोस्तों, अब बसंत का मौसम बना। तो बसंत का मौसम दोस्तों कब बनता है, 22-21 मार्च के आसपास जो मौसम बनता है वो दोस्तों बसंत का मौसम बनता है। और ये समय होता है दोस्तों 21 मार्च का, जो विषुवत रेखा पर सीधे सूर्य चमकता है। उसके बाद दोस्तों फिर सूर्य जो पृथ्वी सूर्य जो है गति करता है और उसके बाद जब सूर्य चमकता है दोस्तों, तो ये चमकता है देखो अब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध जहाँ पे यहाँ पे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा था 22 दिसंबर को, अब यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है। इस वजह से अब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ना चमक करके दोस्तों सूर्य की रोशनी सीधे उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है। अब जब सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है दोस्तों, तो गर्मी भी उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगी। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ठंड का मौसम होगा। तो इस वजह से दोस्तों 21 जून का जो समय होता है, 21 जून का समय उत्तर अयानंत कहते हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में उस समय दोस्तों गर्मी का मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, तो यहाँ पे दोस्तों शीत ऋतु का मौसम होता है। तो इस तरीके से हम दोस्तों अब तक 3 स्थिति को समझ चुके हैं। चौथी स्थिति को समझते हैं दोस्तों।
फिर से सूर्य जो है कर्क रेखा विषुवत रेखा के आसपास है दोस्तों, ठीक सामने है सूर्य के। तो ये इस पे भी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी है दोस्तों। बीचों बीच में है, तो बीचों बीच में है तो सूर्य की रोशनी बराबर मात्रा में पृथ्वी पर जो एक भाग दिख रहा है उस पर बराबर मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुंच रही है दोस्तों। यहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि उत्तरी गोलार्ध में कम मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे दोस्तों बराबर मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुंच रही है। तो ये स्थिति दोस्तों कब बनती है? 23 सितंबर को बनती है दोस्तों, 23 सितंबर को। और इस समय दोस्तों यहाँ से गर्मी का मौसम रहता है दोस्तों, और गर्मी के बाद जब मौसम बदलता रहता है, ऋतु में परिवर्तन होता रहता है दोस्तों, तो उस समय बसंत ऋतु का आगमन होता है। और 23 दिसंबर को दोस्तों बसंत ऋतु का मौसम बनता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताया 22 दिसंबर को शीत ऋतु का मौसम रहता है, और 21 मार्च को बसंत ऋतु, और 21 जून को फिर से ग्रीष्म ऋतु। जैसे कि यहाँ पे 22 दिसंबर को शीत ऋतु था, यहाँ पे 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, और 22 सितंबर को दोस्तों बसंत ऋतु। इस तरीके से आपने इस इमेज को और पृथ्वी की गति को समझा दोस्तों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ लो कि आपको बहुत कुछ आसान हो गया, आपको भूगोल में बहुत कुछ सीखने को बहुत आसानी से मिलेगा और आसानी से समझ में आपके आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलो आगे देखते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में फिर से देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसा मैं भी आपको इमेज में बता रहा था देख के दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पे मैं पढ़ के भी बताता हूँ आपको। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों आपने देखा इमेज में कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है। इस वजह से वहाँ पे उस समय ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है दोस्तों। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखो दोस्तों, सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कब? 21 जून के समय। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। बिल्कुल दोस्तों, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और ध्रुव पर सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है या ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो देखो दोस्तों, उत्तर ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, उस पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम बना रहता है। तो देखो दोस्तों, जो विषुवत वृत्त है, उस विषुवत वृत्त जो है उसके उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम बना रहता है, क्योंकि सूर्य उस समय वहाँ पे चमकता रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है सूर्य। और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानंत कहते हैं। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप याद रखना कि 21 जून को सूर्य की रोशनी कर्क रेखा, सूर्य जो है सीधे कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, ठीक दोस्तों, जब सबसे लंबा दिन होगा तो बिल्कुल रातें छोटी हो जाएंगी, और जब रातें लंबी होंगी तो दिन छोटा हो जाएगा। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन है दोस्तों, और छोटी रात होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को दोस्तों उत्तर अयानंत कहते हैं, क्योंकि उत्तर की तरफ, उत्तर में सूर्य चमक रहा है, तो उत्तर अयानंत कहा जा रहा है दोस्तों। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों 22 दिसंबर के बारे में, जो अगली स्थिति है वो क्या है। तो देखो यहाँ पे 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य, देखो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर का समय है दोस्तों, अभी हम 21 जून को देख रहे थे, अभी 22 दिसंबर को देख रहे हैं। जो सूर्य कहाँ पर चमकता है दोस्तों? सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, चूँकि सूर्य की किरणें
मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो देखो दोस्तों, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है सूर्य से। ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों प्राप्त हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन। अभी दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन था। अब 22 दिसंबर का जो समय है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाता है दोस्तों। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को, तथा छोटी रातें, ठीक दोस्तों, जब दिन लंबा हो गया, दिन बड़ा हो गया तो रातें छोटी होंगी। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है दोस्तों। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब इसके ठीक विपरीत कैसे होता है दोस्तों? जब यहाँ पे लंबा दिन हो गया तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, और यहाँ पे रातें छोटी हो गई तो वहाँ पे रातें लंबी होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को दोस्तों दक्षिण अयनांत कहते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य था तो उसे उत्तरी अयनांत कहते थे, अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है दोस्तों तो इसे दक्षिण अयनांत कहेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ये देखो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको बताया था ऊपर इमेज में कि गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होने के कारण उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है दोस्तों। और उत्तर भारत के क्षेत्र में शरद का और ठंड का मौसम यानी शीत का मौसम होता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में वो त्यौहार मनाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, 21 मार्च एवं 23 दिसंबर और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो देखो ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं विषुवत वृत्त यानी जो 0 डिग्री रेखा है दोस्तों, पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उस रेखा की बात हो रही है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं दोस्तों। अब ये जब सीधी विषुवत वृत्त पर हैं तो जाहिर सी बात है दोनों उत्तरी भाग यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर रोशनी पड़ रही होगी, क्योंकि अब सूर्य जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा पर है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, जब वो 0 डिग्री पर है तो बराबर मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा देगा, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी पृथ्वी पर इस अवस्था में, इस स्थिति में कब दोस्तों? 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 तारीख जो है दोस्तों, इन दोनों समय पे इन दोनों तारीखों को पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर की स्थिति होती है। इसे विषुव कहा जाता है दोस्तों। ऐसी स्थिति को जब दिन और रात बराबर जिस दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, उसे विषुव वृत्त कहा जाता है दोस्तों। तो आओ आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी दोस्तों। 23 सितंबर दोस्तों, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है दोस्तों। देखो, जब 23 सितंबर को भी आपने ऊपर भी देखा दोस्तों कि 23 सितंबर जो होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ठीक दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है दोस्तों। तो इसको दोस्तों ऐसे भी समझते हैं, 23 सितंबर का जो समय है दोस्तों, जून के बाद दोस्तों सितंबर का समय आता है। अब जून में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के बाद दोस्तों कौन सा मौसम आता है? ठंड का मौसम आता है। ठंड के पहले दोस्तों शरद ही आएगा। तो गर्मी के बाद जब गर्मी यानी सूर्य वापस जाने लगता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हल्का हल्का ठंड महसूस होने लगता है, तो शरद का मौसम होता है दोस्तों। और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर चलता है तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ठंड का मौसम आने लगता है और वो शरद का मौसम कहलाता है। तो जब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा दोस्तों, क्योंकि अब वहाँ पे सूरज जाने वाला है। सूर्य जब मकर रेखा पर पहुँचने वाला है तो वहाँ पे बसंत ऋतु का मौसम बन जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों 21 मार्च को होता है, जो जिस तरीके से 23 मार्च को हो रहा है। 21 मार्च को दोस्तों
गर्मी ठंड के बाद जो है सूर्य आता है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाता है और बसंत ऋतु हो जाता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जब आने वाला है यानी गर्मी आने वाली है, तो यहाँ पे 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन होता है, रात होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये सभी जानकारी मुझे दोस्तों एनसीईआरटी के इस बुक में मुझे मिलता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको आज का ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ आपको। तो अब मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।